जय हिंद। इससे पहले मतलब जितना भी पढ़ाया हूँ, अभी बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, तो अब फिर आज से शुरू करेंगे। तो इससे पहले जितना मैं पढ़ाया हूँ, मतलब प्रस्तावना बताया हूँ और भागिक बताया हूँ, तो अब काफ़ी दिन हो गए, 10-12 दिन हो गया था। तो ये बीच में 5-6 दिन तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी वजह से नहीं बन रहा था वीडियो। अब फिर से शुरू हो गया है। जिसे अब पहले प्रस्तावना बताया था, दोहरा लेते हैं थोड़ा उसके बारे में। जो पहले बताया है उसको पहले दोहरा लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो ब्रिटिश प्रांत तक 4 राज्यों तक बताए थे, ब्रिटिश, प्रिंसरी, कमिश्नरी और यूनियन टेरिटरी, वहाँ तक बताए थे। उसके बाद फिर अब शुरू करेंगे जो मैं बताया था कि मतलब आयोगों का गठन किया गया भाषाई आधार पर, उसको बताएंगे। तो सबसे पहले दोहरा लेते हैं। प्रस्तावना थी जो सबसे पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, लगभग 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान जो हमारा बना वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था, जिसमें 3 लोग थे, जिसका मिलिट्री भी बताया था, कार्ल क्रिप्स, एलेक्जेंडर सर्वेंथिक लॉरेंस। समझ में आ गया? ये ट्रिक था। अब बताया प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना थी ये उद्देशिका के रूप में पहले हमारे पेश की गई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है उद्देशिका के रूप में फिर पेश की गई थी, और इसे जो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, ये जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया, तो ये बनने के बाद उसको स्वीकार किया गया। हालांकि ये 13 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और एक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। टोटल 11-12 बैठकें हुई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट यही रहता है, उद्देशिका प्रस्ताव जो है किस दिन पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देशिका के रूप में पेश किया गया था। और आज तो प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप है। आज अगर प्रस्तावना कोई पूछता है कि प्रस्तावना कहते किसे हैं, तो किसी भी देश के संविधान का जो संक्षिप्त रूप है, हालांकि हमारे ही देश में ऐसा नियम थोड़ा सा है, मतलब पूरे प्रस्तावना में पूरे संविधान की बात लिख दी गई है। आपको संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं, धर्म की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, तो और संविधान में कौन सी बात लिखी गई? यही सब एक व्यक्ति को जरूरत है ना, तो वही सब लिखा गया है। कैसा नियम चलना चाहिए तो वही सब लिखा गया है उसमें भी, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो ये इसको याद कर लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि ये तीनों पूछ सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब इतना हो गया, उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। अब क्या है कि प्रस्तावना जो पूरी बोली गई है, जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना में हम जो शब्द बताए थे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हमारे संविधान को जो शक्ति मिलती है ना, इसी से मिलती है। हमारे संविधान को जो शक्ति मिलती है इसी चीज से मिलती है, भारत के लोगों से। और लास्ट में जो लिखा गया है कि एतद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
ये लिखा गया लास्ट में अंगीकृत, सॉरी तो नहीं लिखे थे, ये जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस 26 नवंबर 1949 को ही 1949 को ही पूरा संपूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ और उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेदों को बना दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। लगभग 15, सबसे 5, 6, 7, 8 नागरिकता को लागू किया गया था, चुनाव होना था, 324 सब कुछ लागू हो गया था, तो टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। तो इतना मतलब देखिए बोलेंगे थोड़ा सा बैकअप में बता देते हैं, इतना बताए। फिर इसके बाद प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन प्रस्तावना का जो शब्द है ये इतना हम भारत के लोग, क्योंकि ये अमेरिका में भी ऐसा कुछ है, ऐसा ही है, तो इसको हम भारत के लोग जो है इसको अमेरिका से लिया गया है और पूरी जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन पूछता है, देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का शब्द जो है भारत के, अरे हम ये जो है अमेरिका से। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन टेढ़े तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा क्या, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये होगा प्रस्तावना का शब्द अमेरिका से लिया गया है, दूसरा हो गया। अब इसमें एक ठो और को जोड़ के कहेगा कि इसमें कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो अगर आपको पता है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, प्रस्तावना का शब्द जो है अमेरिका से, तब तो लगा लेंगे, और नहीं तो फिर अगर इस तरह बना के देगा तो मालूम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ऐसे तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन जब ये देता है ना तो कंफ्यूजन में कर देता है। जब इस तरह क्वेश्चन बनाता है कि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से है, फिर यहाँ से देगा प्रस्तावना का जो शब्द है वो अमेरिका से है, तो अब इसमें आप कंफ्यूजन होंगे। याद है तो कर जाएंगे, याद है तो कर जाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता है, थोड़ा सा वो घुमा के देता है। तो इतना समझा कि कहाँ से इस शब्द लिया गया है। अब इसमें एक और शब्द देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रस्तावना हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये जो है फ्रांस की क्रांति से है, अरे सॉरी रूस की क्रांति से है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो है रूस की क्रांति से है। समझ में आ रहा है नहीं? ये जो है रूस और ये जो है ये फ्रांस, रशिया। समझ में गए? और क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जोड़ा गया है। समझा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जोड़ा गया है। अब कुल पूरा थोड़ा बताएंगे, शॉर्ट में जितना बताना था उतना बता देंगे। अब आएंगे पार्ट 1 में, मतलब भाग 1 में। भाग 1 में क्या है, पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग
एक जो लिखा है ये तो लिखता है सीधे सीधे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, लेकिन जिसमें जो अनुच्छेद 1 है ये कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। और इसमें भी बताया हमें फेडरल, कॉन्फेडरल, यूनियन और कौन सा होगा। हमारा भारत कौन सा है आपको पता है, बता दिया हूं कौन सा है। और 2 कहता है कि भारत किसी विदेशी राज्य को मिला सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति होगी, लेकिन राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते हैं। अनुमति लेगी संसद, लेकिन उसे राष्ट्रपति मना नहीं करेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत के किसी भी राज्य में उसको तोड़ फोड़ कर उसको अलग किया जा सकता है, या तो उसको 2 राज्यों को मिलाया जा सकता है, जैसे उत्तराखंड को किया गया उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ को एमपी से किया गया, बिहार से झारखंड को किया गया, पश्चिम जो आपका पंजाब वो सब किससे किया गया, इसी तरह से किया गया है। समझा रहा ना? तो ये हो गया। और 4 में क्या है कि जो अनुच्छेद 2 4 में ये है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन संविधान के 368 के तहत मान्य नहीं होंगे, और अनुसूची 4 प्रभावित होती है और अनुसूची 1 प्रभावित होती है। अनुसूची 1 में है राज्यों, अब जो ये अनुच्छेद 1 में जो राज्यों का संघ होगा, तो इसमें तो भारत के राज्यों का नाम तो लिखा नहीं गया है, न इसका क्षेत्रफल लिखा गया है। तो अनुसूची 1 में जो है इसमें भारत के राज्यों का नाम लिखा गया है, उनके क्षेत्रफलों को लिखा गया है। तो ये प्रभावित होगी कि नहीं, 2 राज्यों को अगर अलग किया जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, नाम भी बटेगा, तो ये प्रभावित होगी, तो इसको करना है। और अनुसूची 4 में जो राज्यसभा का मेंबर होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोकसभा का मेंबर होता है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पता है कि नहीं? जो लोकसभा का मेंबर है वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्यसभा का मेंबर होता है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए यहाँ पे अनुसूची 4 प्रभावित होती है, जहाँ पे राज्यसभा के सांसदों की संख्या घटती बढ़ती चाहे जो होती है, तो उसमें परिवर्तन होता है। यहाँ तक बताए थे। और बताए थे कि जो 1948 में जब गठन हो रहा था राज्यों का, ABCD 4 राज्यों के धारक जो थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत था और वो देसी रियासत थे, कमिश्नरी थी, यूनियन टेरिटरी थी, ब्रिटिश प्रांत थे और प्रिंसली स्टेट थे और कमिश्नरी थी और एक ठो यूनियन टेरिटरी। तो इसमें तो 9 थे ब्रिटिश प्रांत में, प्रिंसली में भी 9 थे, कमिश्नरी में 10, यूनियन टेरिटरी में 1, टोटल कितने हैं? 10, 10, 20, 9, 29। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, यही तक बताया था मैं, अब इसके आगे चलना है। तो ये जो है राज्य, अब इतना मतलब संविधान बनते समय 1948 में ही सभी राज्यों का मतलब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो अब राज्यों का गठन करना भी जरूरी था ना। तो अब इसी तरह राज्यों का कि मतलब ब्रिटिश प्रांत, जहाँ जहाँ ब्रिटिश प्रांत है वहाँ उसको ब्रिटिश प्रांत कर दीजिए, जो देसी रियासतें हैं उसको देसी रियासतों में कर दीजिए, जहाँ पे ब्रिटिशों ने कमिश्नरी बनाई थी उसको कमिश्नरी स्टेट कर देते हैं। अब एक यूनियन टेरिटरी थी तमिलनाडु, वो अंडमान निकोबार, उसको यूनियन टेरिटरी में डाल दिए। लेकिन हुआ क्या कि अब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी कि हम भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन कीजिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कीजिए। जैसे क्या है कि अब इस समय कोई है, जैसे भाषा के आधार पे गठन करना ठीक है, जैसे किसी का पता चलता है कि भाषा बोल रहे हैं तो कहाँ से हो सकते हैं। जैसे आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तमिलनाडु में चले जाएंगे तो वहाँ लोग समझेंगे कि मतलब नॉर्थ की तरफ का है, नॉर्थ इंडिया का। उधर का कोई आता है दक्षिण भारत का, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वही कन्नड़ केरला उधरी का होगा, समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है उन लोगों का रंग ही ऐसा है कि मतलब सब लोग पहनते हैं वो दक्षिण भारत का क्या है, मतलब ज़्यादा काले होते हैं। देखिए भाई काले लोग मतलब उधर के देखिए काले लोग ज़्यादा होते ही हैं, थोड़ा सा गर्मी उर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गोरे नहीं हैं, वहाँ की हीरोइनें तो लगा के क्रीम गोरी रहती है, लेकिन अब
वहाँ पे ज़्यादातर लोग काले हैं, फिर वहाँ का कल्चर भी अलग है, लुंगी पहनते हैं लोग। तो वहाँ पे जो राज्यों का गठन गठन की मांग करने लगे लोग, तो वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे। हुआ क्या था, ये जो भारत है ना, ये जो भारत है ना, तो ये जो इतना है तमिलनाडु वाला, तमिलनाडु तो खैर फिलहाल यहाँ पे है ना, लेकिन ये जो है ना, ये पूरा मद्रास था। तो यहीं पर तेलुगु बोली जा रही है, यहाँ पर तमिल बोली जा रही है, और ये देखिए पूरा महाराष्ट्र तक था नहीं बटा। ये जो आज महाराष्ट्र गुजरात है, अब बटा नहीं था, तो यहाँ पर गुजराती बोली जा रही है, यहाँ पर मराठी बोली जा रही है, यहाँ पे कन्नड़ बोली जा रही है, यहाँ पर मलयालम बोली जा रही है, तो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। तो लोग कह रहे थे कि हम यहीं से जाते हैं तो यहाँ कन्नड़ पाते हैं, यहाँ मराठी पाते हैं, यहाँ गुजराती पाते हैं, तो अभी तो एक ही में सब है, और यहीं पे पाते हैं, तमिल पा जाते हैं, यहाँ मलयालम पा जाते हैं, और सबको एक में मिला के रखें, क्योंकि ये जो है देसी रियासत में आते थे, इतने जो थे ना, ये सब ये देसी रियासत में आते थे। तो इधर यही एक मतलब आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था, आंध्र प्रदेश के लोग व्यक्ति के आंध्र प्रदेश के लोग जो थे, वो कहने लगे कि हमारे राज्य का जो गठन है, उसका जो गठन करना है, भाषा के आधार पर गठन कीजिए। जैसे भाषा के आधार पर गठन करने का मतलब था कि एक हमारी जो स्टेट है उसको एक भाषा के नाम से जाना जाए। हालांकि ठीक है, भाषा के आधार पर गठन ठीक भी है, मतलब जानकारी होती रहती है कि यहाँ के, अब जैसे कोई पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से हम, जैसे कोई कल्चर पूछेगा उत्तर प्रदेश का कल्चर कैसा है, तो जैसा वो कल्चर उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैं बिहार से भी करता हूँ, वहीं का कल्चर बिहार में भी है, लेकिन जो भाषा है, अब हमारे यहाँ तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है, कुछ भोजपुरी भाषा वहाँ भी चेंज है, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जिला जिला में भी भाषाओं का चेंज है। तो क्या करें, क्या भाषा के आधार पर जिला का गठन कर दें? तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह करना जरूरी था भाषाओं के आधार पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी है। आज भी आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा, उसके आधार पर गठन किया गया। तमिल भी बहुत बड़ी भाषा बोली जाती है, और पुरानी भी भाषा है। त्रावणकोर जो इतना है, ये जो 3 राज्य आते हैं, तमिलनाडु केरला वाला, ये त्रावणकोर में आते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत जो भाषा थी, सबसे पहले यही संस्कृत भाषा का मतलब उत्पादन माना जाता है, यहाँ ही बोले जाते थे लोग, ज़्यादा बोलते थे लोग। तो जो भाषा के आधार पर गठन की मांग उठने लगी, इसी आधार पर उठी कि ये जो अलग है, ये लोग अलग मतलब अलग भाषा बोलते हैं, यहीं पे हम अलग भाषा बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भारत अलग हो जाएगा आप भाषा के आधार पर गठन कर देंगे। तो ये जो व्यक्ति थे, जो ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक दूसरे कलर से बनाए, ये जो है ये वाले, ये कह रहा है कि अगर भाषा के आधार पर भारत का गठन कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भारत अलग हो जाएगा, नहीं भारत विभाजन हो जाएगा। अरे भाषा के आधार पर गठन करिए, भारत में ही वो राज्य रहेगा, लेकिन भाषा के आधार पर होगा। तो इसके लिए 1948 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे एस.के. धर, एस.के. धर न्यायाधीश थे। 1948 में कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में भाषा के आधार पे गठन करने का ये कमेटी बनाई गई थी। लेकिन इस कमेटी ने साफ साफ तौर पे मना कर दिया कि किसी भी राज्य का भाषा के आधार पे गठन नहीं हो सकता है। ये विभेद पैदा करेगा कि भाषा के आधार पे गठन है, हम कैसे जाएं वहाँ पे लोग मलयालम बोलते हैं, वहाँ पे तमिल बोलते हैं, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, हम बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसा आज भी ऐसा सिस्टम है कि मतलब हमारे यहाँ लोग इंग्लिश जो बोली जाती है, इंग्लिश बोलने जो लोग इंग्लिश नहीं बोलना चाहते हैं, तो वो लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, लोग इंग्लिश बोलते हैं हमारी और इंग्लिश तो छोड़िए, कुछ अदर भी भाषाओं को बोलते लोग तो नहीं समझ में आता है, अपने ही हिंदी भाषा में इसी भाषाएं बोली जाती हैं, तो नहीं लोग जाते हैं। तो इस तरह मतलब ये इनके ये समझ में आया कि मतलब जो भाषा के आधार पर गठन कर देंगे तो ये विभेद पैदा हो जाएगा लोगों के बीच कि ये वाले लोग हैं तेलुगु हैं, ये लोग तमिल हैं, ये मलयालम है, ये कन्नड़ है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये गुजराती है, इनको ये समझ में आया।
तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, जैसे राज्य है वैसे उनको रहने दीजिए। तो इनका ये जो कमेटी थी जो बनाई थी उसको गलत, मतलब ये गलत करा दी, नहीं भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा। तो फिर दोबारा बनाई गई उसी 1948 में ही जेवीपी समिति। 1948 में ही जेवीपी समिति बनी थी। जेवीपी समिति का है मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये जो है तीनों लोग, इन लोगों की कमेटी बनी। अब देखिए ये लोग नेता हैं, नेता एक कमेटी बनाई थी। ये क्या है, ये जो है न्यायाधीश हैं, ये जो है हमारे देश के नेता थे। तो इन लोगों ने जो गठन किया, मतलब कमेटी गठित की गई 1948 में। हालांकि रिपोर्ट 1949 में लगभग आई। अरे आज के समय में देख लीजिए, कोई भी कमेटी गठन होता है तो 3-3 साल बाद निर्णय आता है, तो उस समय तो हालांकि ठीक आया है। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई। तो जो कमेटी बनाई गई, तो इस कमेटी ने भी साफ साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, आप भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, ये है 1947 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 में बना, उसी समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो जो 1946 में अंतरिम सरकार गठन हुआ, तो ये जवाहरलाल जो नेहरू हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो आप एक देश के, अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कोई भी कार्य उनकी कमेटी कोई बनेगी और ऐसे कोई नियम को पारित कर देंगे, जैसे कृषि बिल पारित हुआ, तो उनके प्रति आक्रोश पैदा हुआ था कि नहीं? उनके प्रति आक्रोश कुछ जनता में पैदा, ऐसा हालांकि उत्तर भारत में उस समय नहीं आक्रोश पैदा हुआ था भाषाओं के आधार को गठन लेकर, दक्षिण भारत में हुआ था ना। तो आज क्या हुआ था कृषि बिल में क्या हुआ था? कृषि बिल में यही पंजाब वाले जो हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जो, यही लोग किए थे ना। क्या ये लोग बोल रहे थे क्या? कुछ नहीं बोल रहे थे। सेम पोजीशन वही था कि उत्तर भारत के जो लोग थे उस समय नहीं बोल रहे थे, उस समय कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो ये जो है यही सब बोल रहे थे कि नहीं, हम लोगों की भाषाओं के आधार पर गठन कीजिए। इन लोगों की भाषाएं पुरानी थी, यही लोग जो है पिटीशन डालते हैं बार बार कि नहीं, हमारी भाषा राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा हमारी होनी चाहिए मलयालम। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि जो विद्रोह है वो पैदा हो सकता है। तो जब ये सोची जनता कि देश का एक शीर्ष नेता, अव्वल दर्जे का नेता अगर इस तरह का कह रहा है कि नहीं, भाषाओं के आधार पर गठन नहीं हो सकता है, तो हम लोग की सुनेगा? जब नेता ही सीधे साफ तौर पे किसी भी चीज को मना कर सकते हैं। अब हालांकि जब नेता है, अब नरेंद्र मोदी अगर नहीं कृषि बिल वापस नहीं लेते, 700 किसान जो एक्सपायर हुए थे, देखिए उस समय कृषि बिल हुआ था। आज के समय में जो एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर हो रहा है, और ग्रुप डी का जो रेलवे का मतलब CBT 1 CBT 2 का जो मामला है, देखिए सेम पोजीशन है। किसान थे, वो अपने कृषि बिल को लेकर परेशान थे, उसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं किए, समझा? प्रोटेस्ट स्टूडेंट नहीं किए कृषि बिल को लेकर। उससे गवर्नमेंट को समझना है, उससे गवर्नमेंट को निपटना है। स्टूडेंट से, अभी स्टूडेंट उसमें आते बोलते कि नहीं कृषि बिल गलत है, तो सरकार वही हालत करती जो आज कर रही है स्टूडेंटों की एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर। हालांकि कुछ जगह मतलब लड़कों ने भी उपद्रव किया है। जैसे देखिए, करने की वजह बनती है आप 3 साल से एनटीपीसी का चाहे ग्रुप डी का जो फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, आपने 3 साल लगाया है। 3 साल तो कोई नहीं ट्रेन चलाने गया था, और आज आपने वो भी एग्जाम लिया। 2.5 मिलियन, 9 मिलियन, 8 मिलियन लोग ट्वीट करने के बाद आप जगते हैं कि हमको एग्जाम लेना है। वो भी बताया जाता है आपको, आप फॉर्म फिल करा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, आप उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि नहीं हमको एग्जाम कराना है। और आज अश्विनी वैष्णव जी इस समय शायद रेलवे मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा। जिस दिन फॉर्म फिल हुआ था 2019 में, आपको उस दिन नहीं पता चला था, हालांकि आप रेल मंत्री नहीं रहे होंगे। तो आप आज रेल मंत्री में थे, जो अधिकारी फॉर्म फिल करवाए थे, जो देखे थे, उनको नहीं पता था 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा। बता रहे हैं 2 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़ा था, आज 1 करोड़ सीधे बढ़ गए। और बेरोजगारी इतनी कहां से पैदा हो गई? तो अब देखिए, हम जो टीचर हैं, जो जितने भी टीचर हैं, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि बीच में भी 1-2 दिन का कमेटी बनाई जा रही है, शायद कमेटी का जो रिजल्ट आना है कमेटी का,
वो 4 मार्च को शायद रिजल्ट आएगी। और उसमें भी जो एग्जाम CBT 1 का हो गया था, NTPC का CBT 2 था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप स्थगित कर दे रहे हैं। आपको क्या पता है, आपका चुनाव अगर स्थगित कर दिया तो मर जाएंगे आप लोग। आपका चुनाव जो है नेताओं का स्थगित कर दीजिए ना। यही कोरोना काल चल रहा है ना, स्थगित करने की बात की गई थी तो चुनाव आयोग ने कहा था नहीं, किसी का भी जो है चुनाव नहीं रोका जाएगा और चुनाव होगा, टाइम समय पर होगा। स्कूल कॉलेज बंद है। क्या हो रहा है? ये कौन सी मानसिकता आप लोगों के बीच पैदा हो रही है, समझ में नहीं आता है। कौन सी मानसिकता पैदा हो रही है आप लोगों में? चुनाव आयोग कहता है कि नहीं चुनाव होगा, संविधान में लिख भी दिया गया है। यही संविधान जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी संविधान में लिखा गया है, ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं। आप जो है आप अपना चुनाव करा लेते हैं। यही जनसंख्या है ना, 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। लगभग 9 से 10 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे। 9 से 10 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? लेकिन क्या है, कॉलेज बंद है, चुनाव होगा। और ये सोचिए चुनाव प्रचार को ऑनलाइन करा दिया गया। इनको कोई तकलीफ नहीं है, पैसा खर्चा करेंगे ऑनलाइन, उस पर कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव कोई एतराज नहीं करेगा कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। तो अभी देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि ऑनलाइन प्रचार करें तो कहेंगे आप भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए। 2 साल से कोरोना में बैठा के घर रखे थे, एक बार भी नहीं बोल रहे, तब से चिल्ला रहे हैं ऑनलाइन पढ़िए। चुनाव रोक दीजिए ना आप, जैसे एग्जामुआ को रोक दे रहे हैं, भर्तिया को रोक दे रहे हैं, चुनाव को रोक दीजिए 1 साल। देखिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए उस राज्य में, 2 साल 3 साल राष्ट्रपति शासन लगाइए आप। वो कौन करेगा? नहीं करेंगे लोग। वही विद्रोह, आज जो विद्रोह हो रहा है, देखिए हम स्टूडेंट जो भी हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट हैं। तो अभी प्रयागराज में क्या हुआ है कि कल मतलब पुलिस अंदर लॉज में घुस के मारी है बच्चों को। तो अब देखिए वो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट मतलब कर रहे थे तो उपद्रव किए तो पुलिस को मारे हैं। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं हमने पुलिस के साथ कोई बर्ताव ऐसा नहीं किया है। तो आप बताइए, यहाँ पे जो स्टेट की पुलिस आ रही है, अब स्टेट की पुलिस ये कह रही है कि ये जो रेलवे का मामला है, जो मामला रेलवे वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप बीच में काहे कूद रहे हैं? यूपी पुलिस काहे बीच में कूद रही है? लेकिन भाई क्या है, अब नियम ऐसा है, केंद्र राज्य संबंध है कि रेलवे की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, तो बच्चे पीटेंगे ही पीटेंगे। तो अभी भाई स्टूडेंटों को ये चाहिए कि कृपया आप रेलवे को न जलाएं, अपना प्रोटेस्ट जो करना है वो करिए, लेकिन क्षति मत पहुंचाइए। देखिए सरकार में जो है उसी की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, ये गारंटी लिख के ले लीजिए। नहीं 3 साल हो गया, एक बार भी कोई ताकत नहीं। आज 3-4 दिन से प्रोटेस्ट में ऐसी हालत हुई है, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट नहीं किया है, न योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, चाहे रेलवे मंत्री जो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। कमेटी बना दी गई, कमेटी 6 महीने बाद रिपोर्ट देगी, 8 महीने बाद रिपोर्ट देगी नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, कोई मतलब नहीं। रेलवे जो है सीधे तौर पे करेगी, जो लोग कैमरे में पकड़े जाएंगे उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। आपकी कैमरे में कुछ नहीं पकड़ी जाती है? आप लोग इतना मर्डर करके जाते हैं, आप लोगों को नहीं रोका जाता नेता बनने के लिए? इस चीज के लिए कोई किसी को नहीं रोका जाता है, बस सिर्फ स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं, यही लोग हैं, यही नेता लोग हैं। कुछ चीज अगर जला देते हैं, फूंक देते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंटों को नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे आपकी औकात क्या नौकरी देंगे? आप अगर 100 में से 90 नंबर 92 नंबर लाइए तो जिक्र करिए उसका। अनपढ़ लोग तो बैठ जाते हैं मंत्रालय पे, पता नहीं किस बेस पे लोग रिजल्ट निकाले हैं। वही रीजन हुआ था। आज भी फांसी लगा रहे हैं बच्चे ना, बहुत सी प्रयागराज में हम देखे हैं, वीडियो आया था कि प्रयागराज में बच्चे जो है फांसी लगा रहे हैं। यार ऐसा मत करो, समझे? फांसी लगाने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जो चाहते हैं कि पकौड़ा तले तो अब तलिए पकौड़ा, समझ रहे हैं ना? आपकी देखिए भारत का जो विकास होगा ना, पकौड़ा तल के होगा। आप रेलवे के ड्राइवर हो जाएंगे, आपके पास अच्छा इनकम हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे इनकम के स्रोत आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप पकौड़ा तलिए, आप 4,000 महीना कमाइए, लेकिन खुश रहिए। फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, यही है। अब पता नहीं कैसे बेरोजगारी आती है। चाइना कंट्री जो है, एक समय था चाइना में कि वहाँ पे नौकरी जो करने वाले लोग हैं ना, उनकी कमी होगी, तो नौकरी बढ़ गई थी वहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सन 2000 की
आसपास की ही बात है ये। ऐसी स्थिति वहाँ आ गई थी। और आई क्यों थी? वहाँ का मतलब जो हर व्यक्ति है वो पंक्चुएट है, टाइम से पंक्चुएट है। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट में जो लोग हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट में जो लोग हो जाते हैं उनका जो टाइम रहता है ना 9 बजे का, तो आएंगे 12 बजे। आज के टीचरों को देख लीजिए, सही से काम नहीं करते। लेकिन वहाँ का चाइना का नियम है, इस वजह से वहाँ पे कमी हुई थी, वहाँ पे रोजगारी अच्छा पैदा हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ का लूटने से फुर्सत नहीं है, लूटने से तो फुर्सत ही नहीं है, तो करेंगे क्या? यही ना करेंगे। चलिए, जैसे हम देखिए किसी भी रेलवे चाहे गवर्नमेंट हो, हम उसको क्यों दोषी क्यों ठहराएं क्यों ना? दोनों ऑप्शन मेरे पास है, ठहराएं तो क्यों ठहराएं, क्यों ना ठहराएं। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो अचानक, उसके पहले वो जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो एक बार भी नहीं आए मीडिया में। अचानक कल ही आए और बोल दिए कि 2,15,00,000 फॉर्म पड़ा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हम कैसे लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराएं। मतलब 1,85,00,000 लोगों का एलपी के 2018 में जो आई थी रेलवे की वैकेंसी, 1,85,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। आप उस समय रेल मंत्री नहीं थे, उस समय कोई जो दूसरा रेल मंत्री था वो कैसे एग्जाम कंडक्ट करा लिया, आप नहीं करा पा रहे हैं। ये भी तो समझने की बात है। अब भारत का जो डेवलपमेंट है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि भारत का जो डेवलपमेंट है, पर डे डेवलपमेंट हो रहा है भारत का, तो भारत का जो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो क्यों आप लोग एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं? कैसे नहीं करा पा रहे हैं? और 3 साल से आपने जो 600 रुपया 500 रुपया जो लेके रखा था बंदों का, वो उसका क्या हुआ? उसका क्या करना है? उस पर भी तो आपको टैक्स मिल रहा होगा ना, उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? उसको तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप फॉर्म फिल कर दिया, आप सोइए यार। आप लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी चीज़ों को जलाएं, किसी चीज़ को तोड़े फोड़े, लेकिन मजबूर कर दिया जाता है। आप सोचिए, यही जो बंदा है, हम भाषा के आधार पर गठन की बात कर रहे थे, यही जो बंदा है, ये जब नहीं हुआ ना इन दोनों का, उधर जाइए, छोड़िए उतना बहुत है, इधर आइए। 1948 में इसके इधर आयोग का गठन किया। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो 1948 में गठन किया गया था आयोग का, इसके इधर आयोग का। तो इस आयोग ने क्या किया, साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, भाषाओं के आधार पर गठन नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा। तो मान ली भाई नहीं होगा। अब इनका भी हुआ। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, 1948 में इन्होंने भी बना रिपोर्ट लिया, लेकिन नहीं, ये भी कह दिए साफ तौर पे नहीं होगा। अब यही आक्रोश पैदा हुआ, जो आक्रोश इस समय पैदा हो रहा है, सरकार नहीं सुनी थी, वही आक्रोश तब पैदा हुआ था, सरकार नहीं सुनी थी, और सरकार में ही जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष थे। और सोचिए, ये जो मामला है, ये आंध्र प्रदेश वाला जो मामला चल रहा है, ये जो मामला है ना, एकदम सेम पोजीशन पे। जब हमारे यहाँ, सही बात है कि किसी चीज को छीना जाता है, तो ये जो व्यक्ति था 1952 में, 1952 में, इसको सबमिट करते हैं। उन्नीस सौ बावन में क्या होगा, एक व्यक्ति था श्री रामलू पोट्टी। 1952 में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, यही ये जो थे कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे श्री रामलू पोट्टी। ये जो है ना, 1952 के लास्ट दिसंबर में इन्होंने 56 दिन का जो है भूख हड़ताल कर दिया। 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया इन्होंने, और 56 दिन बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। एक मिनट रुके, थोड़ा देखिए, वीडियो चल रहा है इनमें, चल रहा है। ये जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता थे,
और आंध्र प्रदेश जानते ही वहाँ के लोग मतलब अजीब टाइप थोड़ा सा हैं। तो उन 56 दिन बाद इनकी जब मृत्यु हो गई ना, तो हुआ क्या कि बहुत बड़ा बवाल हो गया। आज स्टूडेंट जब मर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, तो बवाल कैसे हो रहा है? सेम पोजीशन वही था। अब हुआ क्या कि जब ये एक्सपायर हो गए, मर गए श्री रामलू पोट्टी, तो अब सरकार एकदम आनन फानन 1952 की ये बात है, दिसंबर की 1952 में। अब आनन फानन में सरकार को राज्य का भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा। राज्य को सरकार को भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। तो भाषा के आधार में पहले राज्य का गठन किया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। क्यों? ये जो इतना मतलब इतना जाम हो गया, इतना मतलब चक्का जाम कर दिए, बहुत भीषण, मतलब समझ रहे हैं कि अब जैसे देखिए ममता बनर्जी जो थी, पश्चिम बंगाल में टाटा कंपनी ने अपना एक कंपनी लगाया था, तो उस कंपनी से किसानों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था। तो यही ममता बनर्जी थोड़ा सा 2-4 दिन तक भूखे हड़ताल पर रह गई। भूख हड़ताल का मतलब ये होता है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन पानी पी सकते हैं, जूस वूस वगैरह पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। तो क्या दिक्कत है? 9 दिन भूखे नहीं रह जाते हैं लोग नवरात्रि में। और महिलाएं तो खास करके 9 दिन तो भूखी रह जाती हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर खाती है खूब दबा के, फुल्की, छोला, चाउमीन, बर्गर, सर्गर। महिलाओं का तो एकदम टेस्टी, मतलब पसंदीदा चीज़ है फुल्की, पकौड़ी जो भी, मतलब पकौड़ी तो खैर ज़्यादा पुरुष लोग खाते हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन फुल्की अगर कह दीजिए, चाउमीन कह दीजिए, बर्गर कह दीजिए, बाप रे बाप, देखिए टूट जाएंगी सब नहीं मिलेगा तो मार कर लेंगे, लेकिन चाहिए। तो ये जो थे श्री रामलू, वो जो ममता बनर्जी थी, वो भूख हड़ताल में बढ़ गई। केजरीवाल जी जब कुछ नहीं था तो खैर सीएम है, तो वो भी मतलब ऐसा ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकपाल बिल उल को लेकर अन्ना हजारे भी किए थे 2012 और 11 करीब। तो मुझे याद है मैं भी प्रोटेस्ट में गया था अन्ना हजारे के। अरे वो प्रोटेस्ट दिल्ली में कर रहे हैं, हम अपने गांव पे कर रहे थे। सही बात है ना कि प्रोटेस्ट अच्छा होता है, लोकपाल बिल लाना अच्छी बात थी। आज लोगों पे, मतलब बड़े बड़े नेताओं पे भी, प्रधानमंत्री तक पे भी वो अपना जांच का आदेश रखता है। तो लोकपाल बिल के आने से बहुत फायदा हुआ। तो ये जो ममता बनर्जी हैं, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, भूख हड़ताल का। आपको पता होगा कि हमारे जो महात्मा गांधी थे, भूख हड़ताल से ही आज़ादी दिलवाए थे। कुछ तो वही क्रांतिकारी लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर अगर क्रांतिकारी ज़्यादा रहेंगे ना, यही बात है कि अगर रेलवे की बात जो चल रही है उग्र रहेंगे तो दिक्कत होगी। आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन बहुत मतलब प्रोटेस्ट तो ऐसे प्रोटेस्ट बिना कुछ बोले हो जाते हैं ना, जिससे पूरी दुनिया जान जाती है, लेकिन कहीं कुछ बिगड़ता टूटता फूटता नहीं है। तो थोड़ा सा हम स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कृपया तोड़े फोड़े ना, वो आप ही की संपत्ति है। रेलवे लिखा भी रहता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया इससे सामान चोरी ना करें समझा में नहीं आता है? आपकी संपत्ति है, लेकिन आपको गर्दन काट दिया जाएगा। तो ये जो बंदे हैं, ये श्री रामलू पोट्टी जी 56 दिन तक, पता नहीं यार बंदा कैसे 56 दिन भूखा रह गया। हालांकि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि तो बहुत दिन तक भूखे रह जाते हैं। तो 1956 में ये 56 दिन तक भूखे रह गए। तो पहली बार अब आनंद फानंद में जवाहरलाल नेहरू बोले कि मतलब जनता ने रेत जवाहरलाल नेहरू, तुझसे अच्छा तो अंग्रेज थे, भाग तू डलहऊ जी कहीं का ही, मतलब अब तमाम तरह के बोलने लगे सब। अब बोलने लगे तो नेहरू, अब सुने, पता चला नेहरू जी को दिल्ली में बैठे हैं, संविधान लिखा जा रहा है, संसद में बैठ के, सेंट्रल हॉल में संविधान। पता चला, अब रेडियो पे आए, बोले कि भाई भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना चाहिए। तो 1953 में राज्यों का गठन, पहला जो है राज्य का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, तो यस्केधर आयोग होगा 1948। अब देखिए, आप तो ये जान गए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये है, सॉरी,
ये 1900, ये तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग ये जो है यस्के धर आयोग है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए हम पहले भी एक क्वेश्चन बताए हैं जिसमें 2 ऑप्शन दिए थे, अभी दूसरी बार बताया। ये जेवीपी समिति जो है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि यस्के धर आयोग भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग है। ये भी पूछ सकता है यस्के धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था, कथन सत्य है या असत्य है, भी पूछ सकता है। ये पूछने भाई क्वेश्चन का वो लेवल बनाता है। देखिए देखिए हाई लेवल, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, एसएससी सीजीएल तक, एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल लेके ऊपर तक। अब ये सीधे सीधे पूछ देगा जो यस्के धर आयोग, यस्के धर आयोग जो पूछेगा मतलब भाषा के आधार पर पहला गठित आयोग यस्के धर। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यस्के धर आयोग भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो देख रहे हैं कितना मतलब घुमा के जा रहा है। अब इसे डायरेक्ट आप इसके धर मार ही देंगे, लेकिन घुमा के जब जाता है तो बड़े लेवल पे जाता है। यही देखिए, यही पूछता, यही क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि किसी का नाम पूछ दे कि मान लीजिए मेरा ही नाम है कि मेरा नाम मनीष है। अब कोई कहेगा मेरे पापा का नाम लेगी, उनके बड़े लड़के का नाम क्या है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब जो जानता रहेगा कि उनका बड़ा लड़का कौन है वही तो बता पाएगा। हो सकता है हमसे भी कोई बड़ा हो या हमसे बड़ा हो या हम ही बड़े हों, हाँ ये भी तो हो सकता है। तो वही पोजीशन है कि मतलब यस्के धर आयोग का जो गठन है ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो अब 1953 में जब ये गठन हो गया इसका ना, आप देखिए कहा जाता है ना कि रोवे के रहली तबले अखिया खुदाई गेल, रोवे के रहली तबले अखिया खुदाई गेल। आप सोचिए ये जो गठन हो गया, अभी तो यही मांग कर रहा था ना, यही मांग कर रहा था, इसी का गठन हुआ था ना। अब सोचिए देखिए महाराष्ट्र भी मांग करने लगा, हे नहीं ये जो है इसका गठन किए तो हमको भी करिए, इसका भी गठन किया तो हमको। अब जवाहरलाल नेहरू पगला गए, जवाहरलाल नेहरू पगला गए कि देखो मतलब हम तो सोचे थे कि यहाँ पे शांति हो जाएगी। आप सोचिए कि रेलवे में एक जगह का प्रयागराज को लड़कों को नौकरी देके आप सोचे कि नहीं शांति हो जाएगी, तो क्या पटना वाले मान जाएंगे? पटना वाले मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। वही पोजीशन था, वही पोजीशन हुआ क्या जब इसका गठन हो गया ना, तो अब सब लोग करेंगे हैं हम भी पंजाबी बोलते हैं, हम भी हरियाणवी बोलते हैं, हम भी गुजराती बोलते हैं, हम भी मराठी बोलते हैं, हम भी कन्नड़ी बोलते हैं, हम भी तेलुगु बोलते हैं, हम भी तमिल बोलते हैं, हम भी बंगाली बोलते हैं, मतलब हम भी अलग अलग भाषा में, हमारे भी राज्यों का गठन कीजिए भाषा के आधार पे। अब बगला गए जवाहरलाल नेहरू, करिए ससुरा ये कहाँ हो गया, हमने कर क्या दिया। तो आप देखिए इन दोनों ये जो दोनों आयोग थे इनके आधार पे तो गठन नहीं किया गया। अब तीसरा आयोग का गठन किया गया। ये जो तीसरा आयोग था ये इनका नाम था सर सैयद अली, इनका पूरा नाम अजीब है, फजल अली आयोग। देखिए सबसे बड़े देखिए पूरी तारीख देखिए हम बता देंगे, लेकिन पूरी तारीख पूछता नहीं है। 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का 22 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। एक अध्यक्ष थे, एक दो लोग और थे, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। ना ये दो तो अब इनको लेकर नहीं चलेंगे, यही लोग पहले इन्हीं का है तो इनको लेकर चलते हैं। तो ये जो है 22 दिसंबर 1953 को, देखिए ये डेट नहीं पूछता है, ये छोटे लेवल में नहीं पूछेगा। ग्रुप डी में पूछेगा फजल आयोग का गठन कब किया गया या फजल अली आयोग का गठन क्यों किया गया था, बस सिर्फ इतना है। बड़े लेवल के एग्जाम में ये डेट दे सकता है, डेट देगा, क्योंकि बड़े लेवल के देखिए बड़े जो लड़के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पूरा पता रहता है। तो भाई थोड़ा सा देखिए डीप में तो जाएगा ही, और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उनको पूछ रहा है। तो
22 दिसंबर 1953 को जो फजल अली आयोग का गठन किया गया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, तो अब ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे फजल अली सर सईद फजल अली। तो ये जो है ये इन्होंने क्या कहा कि अब इनकी जो रिपोर्ट आई 30 दिसंबर, आप सोचिए 55 सॉरी 30 दिसंबर 1955, लगभग 56 हो गया, लगभग 56 हो गया। अब मान लीजिए आज शाम को रात को पेश करें 1956 आ जाएगा, तो जो है एटलीस्ट 1956 ही देता है। हमें पूरा आपको एक्चुअली डेट बता रहा हूँ, मैं भी अभी पढ़ा हूँ कुछ, मतलब मैं भी कुछ दिन पढ़ रहा था, तो मतलब ये पूरा डेट था। हालांकि जब भी देखा तो उन्हें ऐसे 1956 में ही 30 दिसंबर 1955 है, तो राज्यों का गठन 1956 में न होगा, जो नाम है उस पर न होगा, तो इस आज यही देता है। मैं जो डेट बता रहा हूँ कि इस दिन अपने जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, अधिकतर 1956 ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब राज्यों का गठन होने लगा 1900 राज्यों का। तो अब ये सोचिए कि दो आयोगों ने तो मना कर दिया है, दो आयोगों ने तो मना कर दिया है कि नहीं, भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। अब देखिए तक तेलुगु जो है, तेलुगु बोलेंगे तो हम हिंदी जाएंगे तो आगे समझेंगे, भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो उसी तरह ये इसने क्या कहा कि आप गठन करिए भाषा पे। उन लोगों ने क्या था, गठन मत करिए, प्रशासनिक आधार पे करिए, वो यस्केधर और जेवीपी समिति ने कहा। लेकिन फजल अली आयोग ने कहा नहीं, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए। अब सहमति मिल गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए। तो अभी लोगों ने कहा ठीक है भाई, कैसे करना है अब हम बता रहे हैं। तो ये जो है अब गठन हो गया। इन्होंने कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए। अब करना क्या है, जैसे आज देखते हैं कि महाराष्ट्र में जाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, तो वहाँ पे भैया कहते हैं, भैया लोग उत्तर प्रदेश को भैया लोग कहते हैं, और बिहार के लोगों को बिहारी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है, हमारे देश में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी से विभेद नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान जो भी है तो आप उसके आधार पर विभेद नहीं कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र में आज भी होता है, आज भी होता है। भैया लोगों को मारा जाता है महाराष्ट्र में, बिहारियों को मारा जाता है। अभी बीच में कुछ ही समय पहले अल्पेश ठाकुर हैं गुजरात के, लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब थे, असेंबली मतलब वो सदस्य थे, तो उन्होंने भी मतलब बोला था कि बिहारियों का मतलब ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ऐसे उनका बयान आया था। अल्पेश ठाकुर गुजरात के विधानसभा के सदस्य थे। तो क्या होता है, हो रहा है कि नहीं, विभेद हो रहा है कि नहीं। अब जैसे तमिल में चले जाएंगे, अब तमिल नहीं बोल पा रहे हैं तो वहाँ भी विभेद हो सकता है कि नहीं, और तमिल वाले भारत यहाँ पे आ जाते हैं तो विभेद होता है कि नहीं, ये नहीं बोल पा रहा है। ऐसे तमाम तरह की बातें होती हैं। जैसे आप हम जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो होता है, हमने देखा अपने सामने से, हमारे गाँव के जो लड़के रहते हैं वो खुद बताते हैं, सब हमारे गाँव के जो लड़के हैं वो खुद बताते हैं कि यार वो मतलब वहाँ ऐसा वैसा होता है यार। उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया बोलते हैं सब, और बिहारियों को तो देख के चलते हैं। हालांकि बिहारी और उत्तर प्रदेश ही पूरे भारत को संभाल रहे हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग ही भारत को संभाल रहे हैं और लोगों के घर में काम कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह लोग राजा बन के बैठते हैं ना, नहीं बैठ पाते। और 300 में जो लोग पा जाते हैं लेबर, 1000 रुपया देते तब लेबर पाते हैं, और नहीं दिल्ली में जाके देख ले लो। तो इस आयोग ने कहा कि फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दीजिए। और क्या बोला, दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि इस प्रकार गठन करिए कि एक राज्य से जो भारत है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी के साथ विभेद नहीं होना चाहिए, किसी के साथ विभेद नहीं होना चाहिए। तो आज मतलब वो जो मैं बताया हूं वो अलग है, वो अलग है। मतलब किसी की जानकारी में नहीं था। छोटी जैसे हमारी बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो कभी कहेगी कि बिहारियों को मारो महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ की जो छोटी पार्टी होगी वो कहेगी कि बिहारियों को मारो। क्यों कहेगी जानते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पे आके बिहारी भर जाएं, तो आज अगर योगी आदित्यनाथ मारे बिहारियों को, अब भगा दे, तो उत्तर प्रदेश जनता नहीं खुश होगी कि हमारे यहाँ रोजगार बचेगा। उसी तरह है। तो कहे कि नहीं, अब भाषा के आधार पे किसी भी राज्य में जैसे आप जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है, नहीं बोलता है, आपको कहीं कुछ नहीं बोलता। आप किसी भी भाषा में बात करिए, आप जैसे कहीं भी कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आप अपनी भाषा बोल रहे हैं भोजपुरी, तो आपको कोई बोलता है। हम लोग तो बीच में ये देखिए क्या हुआ है कि ये हरियाणा जो है, मैं गया था एग्जाम देने राजस्थान
तो उधर ही गया था घूमने हरियाणा में। तो वहाँ जो हरियाणा की भाषा है तो वहाँ पे हम लोगों के यहाँ जैसे वैसे बोलेंगे तो कहेंगे कि मतलब अजीब टाइप बोल रहा है, मतलब कैसा लगेगा। जैसे हमसे भी बोला था कि तू कहाँ से आ रहा है, तेरा घर कहाँ है, मतलब ऐसा ऐसे बोल रहा था। तू खा ले, मतलब मेरे को बुरा लग रहा था, जैसे मुझको बुरा लग रहा था, मतलब क्या लग रहा था। लेकिन मैं सुना था, मैं टीचर जो पढ़ाए थे हमको ये बोले थे कि मतलब भाई देखिए अगर वो वहाँ का स्टेट तो वहाँ की ऐसी भाषा है, और वो लोग आपको इसलिए नहीं बोलते हैं कि मतलब आपको उल्टा बोलते हैं। वहाँ की ऐसी भाषा वो उनकी प्रेम की भाषा है, जो वो बोलते हैं उनकी प्रेम की भाषा है। जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं संगा पुत्र किथे तू जारी रे, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो उनकी भाषा है वो प्रेम की भाषा है। और हमारे यहाँ तो सीधे से कर जाते हैं सब, अरे सुन रहे मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं सब, समझे में नहीं आता है। अब पता नहीं कब क्या बोलते, क्यों उनकी जो भाषा है प्रेम की भाषा है। देखिए वो लोग की अलग बात है, उन लोगों पे मैं बताऊंगा, उन पेप्सू वाले राज पे मैं। तो इन्होंने कहा कि जो भाषा के आधार पर गठन होगा तो एक दूसरे भाषा जो राज्य है किसी भी जगह अब विभेद नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1900 जो आप ये बताइए जो फजल अली आयोग है, अब इस आयोग ने तो कमेटी अपनी सौंप दी, इस समिति ने अपना जो निर्णय है उसको सौंप दिया, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो अब हमारे संसद में एक नियम न है कि इसको पारित कराया जाए, तब स्टेट अलग अलग बनेंगे, भाषाओं के आधार पर गठन होगा स्टेटों का। अभी तो पारित नहीं, तो लागू कैसे हो जाएगा, हम मानेंगे कैसे, हम मानेंगे कैसे। तो देखिए रिपोर्ट सौंपी, गठन इसका हुआ 1953 में, रिपोर्ट सौंपी इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को। लेकिन सातवां संविधान संशोधन 1956 सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब इसी आधार पे कहते क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन पहली बार जो, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, संविधान में संविधान की तरफ से राज्यों का संवैधानिक तौर पे राज्यों का पुनर्गठन करने वाला पहला आयोग तो ये है फजल अली आयोग। कब गठित किया गया संवैधानिक आधार पे, सातवां संविधान संशोधन 1956। लेकिन भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य है वो एसके धर आयोग है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। अब सब जो है संवैधानिक तौर पे गठित होने वाला पहला आयोग, संविधान का ये भी नहीं गठन हुआ था, इसका भी गठन हुआ था, लेकिन संवैधानिक तौर पे कौन से आयोग के तहत राज्यों का गठन किया गया था, तो सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ये जो आयोग बना 1953 में बना, इसे सौंपा कब, 30 दिसंबर 1955 को, इसने सौंपा कब, 30 दिसंबर 1955 को। समझा रहा है कि नहीं, समझे आ रहा है कि नहीं। अब ये देखिए इतना हो गया, अब तो हो गया कि अब राज्यों का गठन करना है। तो अब अलग अलग राज्य, गुजरात बनने लगा, महाराष्ट्र बना। अब देखिए इसमें फिलहाल गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे कन्नड़ है, कर्नाटक है, यहाँ पे आपका केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सबसे पहला गठित होने वाला राज्य पहला है, यही है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है आपका, ये इसके तहत नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जितने भी स्टेट में हैं सभी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत हुए हैं। आज भी हमारे राज्यों का जो निर्माण होता है राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही होता है कि नहीं। हमारे यहाँ जो राज्यों में बदले जाते हैं, राज्यों में तोड़ फोड़ जाते हैं, राज्य पुनर्गठन 1955 एक अधिनियम उसके तहत होता है, इसमें भाषा के आधार पर गठन किया गया था। तो अब इतना जो है इतना समझा गया ना। अब क्या हुआ देखिए, हम कल जब बताएंगे, कल देखिए अभी कुछ एक और बताएंगे, पेप्सू एक राज्य है उत्तर यहाँ पे पंजाब वाला, इसको थोड़ा अभी बता रहे हैं। तो ये जो है 1953 के बाद अब 1956 में बन गया। अब क्या हुआ, 1966 में एक फिर विद्रोह हुआ। देखिए हम जितने भी राज्य हैं, देखिए गठन जो होगा हम कल पढ़ाएंगे तो लिख के, कब कौन सा राज्य का गठन कब हुआ, कल इस बोर्ड पे पूरा लिख देंगे और उसको उसका वीडियो बनाएंगे और उसको पहले बता देंगे। वो लगभग 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसको बताने के बाद इस पर डाल देंगे। आज पूरा नहीं लिख पाएंगे, समझे ना कि नहीं, तो उसको हम जब पहले लिख लेंगे। अब अलग अलग रंगों से लिखना होगा, कितना हम करेंगे, तो जैसे आप लिख देंगे कल पूरा लिख के तो बताएंगे, नहीं तो वैसे वैसे जब लिखेंगे तो वीडियो बहुत देर तक चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना।
ये देखिए अब क्या है, अभी बता, अब तो 1953 वाला हो गया, वो 1953 वाला हो गया। अब क्या हुआ कि अब जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा है, तो ये जो हमारे भारत का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, सॉरी ये वाला, ये पहले पेप्सू था, PEPS, पेप्सू, पंजाबिस्ट पंजाबिस्ट, PUN, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पहले ये था। अब यहाँ पे भी आज जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं अलग अलग हुए, तो इसी से अलग हुए हैं, इसी पेप्सू से पहले पेप्सू। आज आप न जानते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 1966 से पहले पेप्सू था, ये 1966 से पहले पेप्सू था। दादाजी जो है हमारे, उनको पता होगा पेप्सू क्या था। तो ये पेप्सू पूछता भी है, पेप्सू का फुल फॉर्म को भी कोई भी पूछ सकता है, वो तो नहीं पूछेगा जो एग्जाम वाला है, लेकिन कोई भी पूछ सकता है पेप्सू का क्या फुल फॉर्म होता है। तो पंजाब ईस्ट पटियाला एंड स्टेट, पंजाब ईस्ट पटियाला एंड स्टेट यूनियन, समझा रहे हैं ना। तो ये भी उसका है। तो अब क्या हुआ कि 1966 में फिर एक विवाद पैदा हुआ, 1966 में। अब ये कहने लगा कि हमारे राज्य को गठन कीजिए, हाई ऊपरा जो है यहाँ पे पर्वत है, ये जो है हिंदी भाषा हरियाणा बोलता है, एक पंजाब है, जो पंजाब है, पंजाब में बोलता है कि नहीं पंजाबी बोलते हैं, चंडीगढ़ जो राजधानी है वो विवादित राजधानी है। तो इसके चार कारण देखे। तो ये 1966 जो है, 1966 में ये फिर आयोग का गठन किया गया। इसमें ये जो आयोग था शाह आयोग, 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। मैं बार बोल रहा हूं कि इससे पहले भी बहुत से राज्य बनाए गए हैं, जिनको मैं कल लिख दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज मैं बता दे रहा हूं 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया। अब देखिए इस शाह आयोग ने क्या बताया कि इसमें जो प्रॉब्लम थी कि पहला कि इसमें ये हिमाचल जो प्रदेश है वो पर्वत, हिमाचल प्रदेश पर्वत है ऊपर, ये जो भाग था आज भी पता है। ये जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाब। तो शिवालिक वाली जो आती है हिमाचल प्रदेश के पास आती है, तो ये है। और दूसरा था कि हरियाणा में हिंदी बोली जाती भाषा का अंतर है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, लेकिन पंजाबी बोली जाती है। इस आधार पर गठन करती। अरे भाषा के आधार पर इधर गठन हुआ ना, तो वहां भी तो गठन होगा, मांगने की नहीं, लोग बहुत बड़ा है। तो आप कहेंगे नहीं है भाषा के आधार पर गठन करिए। अब तीसरा क्या है कि राजधानी विवादित है, राजधानी विवादित है, तो विवादित राजधानी उसके आधार पर करिए। मतलब अलग अलग तरीके से करने लगे। तो अब ये जो आयोग था इसने ये बता दिया कि नहीं यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है, इनके आधार पर करिए। तो हिमाचल प्रदेश को नया बनाया गया इससे। तो इससे कितने राज्यों का निर्माण हुआ? पंजाब का निर्माण हुआ। एचपी लिख रहे हैं, इसका मतलब समझेंगे हिमाचल प्रदेश। वो एचपी लैपटॉप नहीं है, हाई प्रोसेसर का, ये नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा का हुआ HR, चंडीगढ़ का हुआ, इतना स्टेटों का निर्माण हुआ था। अब देखिए ये जो शाह आयोग है, इसके आधार पे इनका गठन, इसको तोड़ के पेप्सी को तोड़ के इनका गठन किया गया। और जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उसके आधार पर राज्यों का गठन होता है। तो उन्हीं के आधार पे भी आयोग का गठन, इनका भी निर्माण जो उन्हीं के आधारों पर होता है। तो अब जितना भी था मैं उनको मैं बता दिया हूँ। जो मैं पहले बताया हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे ही बोला हूँ, ज़्यादा तेज नहीं है। अगर ज़्यादा तेज है तो पास करके लोग देख लीजिए। तो इतना जो है बता दिया मैं। अब इनका जो क्रम है, ईयर जो है, जो महीना है, कौन सा मतलब
संविधान संशोधन जो भी बताना था। अब कल मैं पूरे इस पे नोट कर दूंगा, आप उसको देखकर लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा।